तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं या नौकरी करने वाले हैं, तो आपने पीएफ, यूएएन और ईपीएफओ का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ईपीएफओ क्या है? पीएफ कैसे काम करता है? हर महीने आपकी सैलरी से पैसे कैसे कटते हैं? रिटायरमेंट के समय आपको इसका क्या लाभ मिलता है? दोस्तों, आज की वीडियो में ये सब सारा कुछ हम ईपीएफओ के बारे में बहुत ही आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पहले कि ईपीएफओ होता क्या है। ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये फुल फॉर्म हुआ। दोस्तों, ईपीएफओ का पूरा नाम मैंने बता दिया। यह भारत सरकार के श्रम, रोजगार और मंत्रालय के अंतर्गत काम करने के वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना क्या है कि 1952 में हुई थी। इसकी स्थापना क्या है? वर्ष 1952 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय आर्थिक सुरक्षा देना। तो दोस्तों, मैंने ईपीएफओ के बारे में बताया। अब ईपीएफओ बनाया क्यों गया? जानते हैं कि ईपीएफओ को बनाया क्यों गया? मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 से लेकर 35 साल नौकरी करता है। यदि वह हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करता है, तो रिटायरमेंट के समय उसके पास एक अच्छी सी राशि हो जाती है। इसी उद्देश्य से क्या है कि ईपीएफ बनाया गया। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर 30 से लेकर 35 साल नौकरी करता है, अगर वो हर महीने कुछ ना कुछ अपना धन इकट्ठा करे एक दूसरे खाते में, तो अंत में लास्ट में जब वो रिटायर्ड होगा, तो उसके लिए एक अच्छी एक राशि होगी। दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं ईपीएफओ की कुछ प्रमुख योजनाएं। ईपीएफओ की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जिसमें पहला है ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दूसरा है ईपीएस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। तीसरा है ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। दोस्तों, हम आगे देख लेते हैं ईपीएफओ की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ईपीएफओ की कुछ मुख्य योजनाएं। तो इसमें मुख्य क्या है, इसमें 3 योजनाएं क्या है कि बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई। मैं बताना चाहूंगा, सबका फुल फॉर्म अलग है। ईपीएफ का होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मतलब कि यह रिटायरमेंट की आपकी सेविंग है, जो हर महीने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों इसमें योगदान करते हैं, और इस जमा राशि पर ईपीएफओ हर साल ब्याज भी देता है। जैसे मान लीजिए कि हर महीने कर्मचारी के फंड से कुछ कट गया, और कुछ जो नियोक्ता है, जो कंपनी है या फिर जो आपकी जहाँ पे नौकरी करते हैं, वो आपको सरकार आपको क्या करती है कि आपके खाते में डालती है। तो दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, एक योगदान करते हैं, और इस जमा राशि पर ईपीएफओ हर साल क्या करता है, ब्याज भी देता है। दूसरा देख लेते हैं ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। इसका क्या मतलब होता है? यह योजना रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए बनाई गई है। जैसे आप देखेंगे ईपीएस, तो यह योजना क्या है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए बनाई गई है। यदि आप नियमों के अनुसार पात्र हैं, यदि आप नियमों के अनुसार पात्र हैं, तो आपको क्या है कि मासिक पेंशन मिल सकती है। तीसरा देख लेते हैं ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। या नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार या जो नामांकित व्यक्ति होता है, उसको क्या है कि लाभ दिया जाता है। ईडीएलआई में जैसे अगर कोई व्यक्ति जो एम्प्लॉय है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो जो भी उस खाते में नामांकित व्यक्ति होगा, उसको क्या होगा कि बीमे का लाभ दिया जाता है। अब देख लेते हैं पीएफ कटता कैसे है। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के कितना है, 20,000 है। अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी सैलरी प्लस डीए, ये दोनों मिला कितना है, 20,000 है। ठीक, 20,000 है। और कर्मचारी का कितना कटता है? कर्मचारी का खाते से कितना कटेगा, 12%। इसमें क्या आता है कि 12% के खाते से कट जाता है। यानी आप 24 रुपए का क्या करते हैं कि योगदान करते हैं। योगदान मतलब वो भी आपके पीएफ अकाउंट में ही जाएगा, जो आपके मेन अकाउंट है उससे कट के एक आपका होता है पीएफ अकाउंट, उसमें जाता है, जो 2400 का योगदान आप करते हैं।
उसके बाद नियोक्ता भी होता है, जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी, या फिर जिस सरकार के थ्रू आप काम करते हैं, जिस विभाग के थ्रू काम करते हैं, वो विभाग क्या करता है कि आपको 12% का वो भी योगदान करता है। जैसे मान लीजिए कि 12% आप हो गए, यहाँ पे आप हो गए, ठीक, और 12% क्या है कि नियोक्ता हो गया। नियोक्ता मतलब जो कंपनी है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, वो कंपनी 12% इसने आपने दिया, 12% क्या है कि नियोक्ता ने दिया, तो दोनों मिलाकर 24% क्या होता है कि आपके खाते में वो जमा हो जाता है। इसमें से एक हिस्सा ईपीएफ और एक हिस्सा ईपीएस में जाता है। इस तरह हर महीने आपके रिटायरमेंट के लिए बचत होती रहती है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि जो हर महीने आपके रिटायरमेंट के लिए, जैसे आप नौकरी करते हैं तो आप रिटायरमेंट जरूर होंगे। रिटायरमेंट होंगे तो क्या होता है कि जो रिटायरमेंट होते हैं लोग, तो उनके क्या होती है, लास्ट में जो जाते हैं घर, उनको पैसा दिया जाता है। तो ये आपको पैसा वही दिया जाता है जो पैसा आपके अकाउंट से कटा होता है। आगे हम देख लेते हैं यूएएन। आप देखेंगे कि यूएएन क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यूएएन क्या है। यूएएन यानी मतलब कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। यह एक क्या होता है कि अस्थाई नंबर होता है। जैसे यह एक अस्थाई नंबर होता है जो आपकी सभी पीएफ आईडी को जोड़कर रखता है। जैसे यूएएन क्या होता है कि एक अस्थाई आपका नंबर होता है। ये भी एक अकाउंट होता है, इसका भी एक नंबर होता है, ठीक। वो क्या करता है कि आपको सभी जो पीएफ आईडी है उनको क्या करता है कि जोड़कर रखता है। अगर आप नौकरी बदलते हैं तो नया आपको यूएएन क्या है कि नहीं बनाना चाहिए। आपका पुराना जो यूएएन नंबर है वही आपका क्या है कि कंपनी के पीएफ खाते से जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी में आपने काम किया, वहाँ पीएफ कटा, आपका यूएएन नंबर वहाँ बना, ठीक है। वहाँ से काम छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए आप। आपको वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको यूएएन नंबर क्या है कि नहीं बनाना है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वो आपको नहीं बनाना है। क्या है कि जो पिछला आपका यूएएन नंबर रहेगा, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रहेगा, क्या होगा, वो आपके खाते से क्या है कि जुड़ जाता है। अब देख लेते हैं पीएफ के फायदे। पीएफ के फायदे क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मेंशन कर रखा है मैंने कि पीएफ के फायदे। पीएफ के फायदे ये होता है कि रिटायरमेंट के लिए बड़ी बचत हो जाती है। पहला होता है कि रिटायरमेंट के लिए एक बड़ी बचत होती है। दूसरा होता है कि हर साल ब्याज आपको मिलता है। तीसरा होता है कि पेंशन की सुविधा मिल जाती है। चौथा ये होता है कि आपका बीमा कवर होता है। और पांचवा ये होता है कि जरूरत पड़ने पर कुछ मामलों में आप पीएफ आप निकाल सकते हैं। अब पीएफ निकाल कैसे सकते हैं, इसके देख लीजिए, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि पीएफ निकाल कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पीएफ आपको निकालना है तो रिटायरमेंट के समय आप पीएफ अपना निकाल सकते हैं, या फिर नौकरी छोड़ने के कुछ दिनों बाद, जैसे नियमों के अनुसार जो भी नियम होगा उसका, उस नियम के अनुसार आप क्या करेंगे कि अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा ये है कि घर खरीदना हो या बनाना हो, तब भी आप पैसे को, अपने पीएफ पैसे को निकाल सकते हैं। चौथा ये है कोई गंभीर बीमारी, अगर आपके पास गंभीर बीमारी है, बहुत ही समझिए कि आप गंभीर अवस्था में हैं, तो आप पीएफ का पैसा उस स्थिति में निकाल सकते हैं। चौथा ये हो गया कि बच्चों की पढ़ाई हो गई, जैसे बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है, तो आप उस पैसे को आप बच्चों की पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। पांचवा छठवा ये हो गया कि जैसे अगर शादी कर रहे हैं किसी बच्चे की, आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उन सब मामलों में क्या है कि आप पैसा अपना पीएफ का निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ईपीएफओ केवल सैलरी से पैसा कटने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। यदि आप नौकरी करते हैं तो यूएएन नंबर क्या है, सक्रिय रखें। जैसे आप नौकरी करते हैं तो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या है कि सक्रिय एक्टिव रखना है, और केवाईसी पूरी तरह से पूरी करके रखें, और समय समय पर अपना पीएफ अकाउंट क्या है कि बैलेंस चेक करते रहें। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप सबके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।